टॉर्क को हम सिंपली डिफाइन करते हैं आर क्रॉस एफ। आर मूवमेंट आर्म और एफ जो है वो फोर्स जो इस मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है। और टॉर्क की जो फिजिकल डेफिनेशन है उसको हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि कोई भी ऐसी फोर्स जो रोटेशन जनरेट करे वो टॉर्क को कॉरस्पॉन्ड करती है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जी, हमारे पास जो है ना एक फोर्स एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट पे और उसको रोटेट करवा रही है किसी पिवट पॉइंट के ऊपर। आर जो है वो डिस्टेंस है जो कि आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो लाजमी तौर पे मोमेंट आर्म होगा और फोर्स एक्ट कर रही है। और जो टॉर्क है वो भी दिखाया गया है रिस्पेक्टिव कलर में। और आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। आर एफ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है नियरली, और इसके अलावा और जरूरी नहीं है कि आर और एफ के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि जो टॉर्क है वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है वो आर और एफ के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रही है उस एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो वही टॉर्क की डायरेक्शन है। और टॉर्क में जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन ही की तरफ है। इसके अलावा जो टॉर्क है वो रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो कि फोर्स जो है वो लीनियर मोशन में रोल प्ले करती है। असल में टॉर्क है क्या? टॉर्क है जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो असर जिससे रोटेशन जनरेट हो, यानी कि फोर्स मूवमेंट आर्म से मिलकर टॉर्क को जनरेट करती है। और जहां पे भी रोटेशन आएगी वो लाजमी तौर पे टॉर्क की वजह से होगी, और जो लीनियर मोशन है वो फोर्स की वजह से होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टॉर्क इज द एनालोगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, यानी कि टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो फोर्स जो है वो लीनियर मोशन में प्ले करती है। नेक्स्ट जी हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सिंपल बैलेंस। अब ये बैलेंस कैसे आता है, इसके लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो कंडीशन है उसे हम जो है ना फर्स्ट कंडीशन भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स भी कहते हैं कि जी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी भी फोर्सेस लगा रहे हैं अगर उनका सम 0 है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको जो है इस तरह से बताना चाहिए कि जो नेट फोर्स है अगर वो नल वेक्टर आ जाए उसका तो हम कहेंगे हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर जो है नेट फोर्स नल वेक्टर है तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट जो है वो फोर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वो दोनों 0 होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हम टग ऑफ वार जो है ना दो टीम्स जो हैं वो एक जो है रस्सी को दोनों तरफ से खींच रही हैं, एक F1 फोर्स लगा रही है दूसरी F2 फोर्स लगा रही है। अगर F1 और F2 जो है वो बराबर हों तो जो रस्सी है वो कहीं पे भी नहीं जाएगी, उधर ही स्टेबल रहेगी। हम कहेंगे जी जो है ना फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल के लिए हमें एक ब्रिज नजर आ रहा है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं दो पिलर्स। अब ब्रिज का जो वेट जो है W जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और पिलर्स जो हैं वो इस रिएक्शन के तौर पर अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगा रहे हैं जिसको C1 और C2 से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर C1 और C2 जो है वो वेट के इक्वल हैं तो जो ब्रिज है ये बैलेंस रहेगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके अलावा सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। सेकंड कंडीशन जो है उसमें हम जो है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क की बात करेंगे कि अगर रोटेशन से भी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि सीसा की तरह का एक जो है ना हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स सेपरेट पोजीशन ऑपोजिट पोजीशंस पे हैं। एक जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है, दूसरा जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस होंगे, इक्वल होंगे, तो जो रोटेशन जो है वो नहीं होगी, यानी कि नेट टॉर्क जो है वो 0 होगा और कोई रोटेशन नहीं होगी। और हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है।
इसके अलावा हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही हो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसमें सेकंड कंडीशन जो है यानी कि टॉर्क वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही हो। ट्रांसलेशन जो है वो फोर्स से जनरेट होती है और रोटेशन जो है वो टॉर्क से जनरेट होती है। इसलिए अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा सिस्टम का, और अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो हमारा सिस्टम जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। इसके अलावा हम इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिकल इक्विलिब्रियम में भी डिवाइड करते हैं। इक्विलिब्रियम की ये भी दो टाइप्स हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि जी अगर ये हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट्स मूव ही नहीं कर रहे, जैसे अभी हम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा टग ऑफ वार, उसमें दो जो है ना टीम्स एक जो है ना एक स्ट्रिंग एक रस्सी को दोनों तरफ से खींच रही हैं। अगर F1 फोर्स F2 के बराबर है तो ये बैलेंस सिस्टम है, दोनों तरफ मूवमेंट जीरो होगी, तो हम क्या कहेंगे जी हमारा जो सिस्टम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सेकेंडली डायनामिकल इक्विलिब्रियम के लिए, डायनामिक यानी कि अब जो स्टेट जो है उसमें मोशन तो होगी डायनामिक्स, लेकिन वो जो मोशन है उसकी एक खास प्रॉपर्टी है, वो ये कि नेट फोर्स भी जीरो होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम है, और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ऐसा कब मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है अगर वेलोसिटी जो है वो इस तरह से रखी जाए कि वो चेंज ना हो, ताकि एक्सेलरेशन जनरेट ना हो सके। यानी कि अगर आप लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रखेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F = ma, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स भी जीरो होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डायनामिकल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों। जिसकी सिंपल एग्जांपल के लिए मैं एक पैराशूट जो है ना, एक पैराग्लाइडर की बात कर लेता हूं जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका पैराशूट ओपन है। अब ये जो जब पैराशूट ओपन है इस पर एक ड्रैग फोर्स लग रही है जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, उसका वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर अपवर्ड ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाए तो जो पैराग्लाइडर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगा, और जब तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ये सिस्टम जो है ये डायनामिकल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरह से डायनामिकल इक्विलिब्रियम में हम केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम रेट के साथ प्रोसीड कर रहे हों तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है हम कह सकते हैं कि जी इक्विलिब्रियम में है। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जी इसी से रिलेटेड। हाँ जी, फर्स्ट वन है जी व्हेन लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो। लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है तो आपने बताना है जी कौन सा इक्विलिब्रियम जो है वो होगा, स्टैटिक, कंप्लीट, ट्रांसलेशनल और रोटेशन। क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन जीरो का है, वेलोसिटी जीरो नहीं कही, तो इस वजह से स्टैटिक तो पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर सिर्फ फोर्स का जिक्र किया गया, टॉर्क का जिक्र नहीं किया गया। रोटेशन, टॉर्क नहीं है, रोटेशन तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो इसके लिए वो ठीक है। सेकंड जो है एक और एमसीक्यू देख लेते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस से क्या मुराद है? को सेम प्लेन प्लेन, ऐसी फोर्सेस जो सेम प्लेन में वाक़या हो उन्हें हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। अब आपने की जो आपके पास कुछ जो है ना पेयर ऑफ फोर्सेस गिवन है, आपने बताना है इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो सेम प्लेन में वाक़या है, कौन सा पेयर जो है वो सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले ए ऑप्शन देख लेते हैं जी, J 3J + 6K, ये हमारे पास जो है ये YZ प्लेन है। सेकंड हमारे पास है जी 7J - 2K, ये हमारे पास ये Y और Z प्लेन है। ए ऑप्शन Y और Z दोनों जो हमारे पास फोर्सेस हैं ये सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं, तो ए ऑप्शन तो पॉसिबल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने पहली ऑप्शन ठीक है तो आपने उसी वक्त इसको टिक किया और आगे निकल गए, बल्कि आप एक दफा थोड़ा सा आगे नजर दौड़ा लें, कोई फोर्स तो नहीं है जो कि सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती है। तो जी बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि XZ प्लेन में है जी फर्स्ट वाली फोर्स, और दूसरी जो है वो हमारे पास XY प्लेन में है। इस तरह से जो सी ऑप्शन है वो तो इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो स्पेस में चली जाती है, और डी भी पॉसिबल नहीं है। तो जी हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए है। लास्ट एमसीक्यू जो है उसमें जी हम
एक सिंपल सी चीज है जी, एमसीक्यू क्या है जी, इफ टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इक्वल फोर्सेस लेकिन ऑपोजिट इक्वल है, इस जो है ना राइटवर्ड फोर्स जो है वो लेफ्टवर्ड फोर्स के इक्वल है, तो आपने ये बताना है कि जी कौन सी ऑप्शन इसमें से ठीक होगी जी। पहली ऑप्शन है जी मे बी इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि दो से काम नहीं चलेगा, कोई तीसरी भी होनी चाहिए, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, ये डी ऑप्शन है। तो इसमें जी सबसे पहले जी मे बी इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड फोर्स की तो जरूरत नहीं है, ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्या नेवर बी इन इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑपोजिट और इक्वल फोर्सेस हैं तो नेट तो जीरो होगा। यानी कि ए और बी में जो है ना वो हम इस वक्त जो है वो कंपेयर करेंगे कि जी कौन सी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल है, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। अब यहां पर कहा गया है कि जी नेट फोर्स जीरो है ऑपोजिट और इक्वल फोर्सेस की वजह से, लेकिन टॉर्क का जिक्र नहीं किया गया, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा सिस्टम है ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। इसलिए इसका जो ठीक आंसर है वो ए ऑप्शन है, मे बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि हो भी सकता है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेकंड के बारे में हमें अभी कंप्लीटली नॉन नहीं है, इसलिए ये जो इसका जो आंसर है वो ए है, मे बी इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, हो सकता है इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन अगर सेकंड ना कर रही हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।